नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। जेसीसीजे कार्यकारिणी की बैठक जारी है। जोगी निवास सागौन बंगले में बैठक चल रही है। पार्टी पुनर्गठन से पहले अहम बैठक कर रही है। विधायकों के विवाद पर भी फैसला लिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पर जोगी कांग्रेस बैठक कर रही है। जेसीसीजे कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। जोगी निवास सागौन बंगले में बैठक जारी है। पार्टी पुनर्गठन से पहले अहम बैठक कर रही है। विधायकों के विवाद पर फैसला लिया जाएगा। आपको याद दिला दूं, उपचुनाव जब हुआ था मरवाही का, उससे पहले कई विधायकों ने, मसलन 2 विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया था। और अब एक नया मामला सामने आया है, जहां पर प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी को भस्मासुर भी बता दिया है। विधायकों के विवाद पर रायपुर में बैठक जारी है। पार्टी के पुनर्गठन पर भी फैसला लिया जाएगा। तो जोगी कांग्रेस में 2 फाड़ होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई बार कई गुटों में ये पार्टी बंट चुकी है। और कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, संगठन कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा ने जिस तरीके से अमित जोगी को भस्मासुर कहा है, उसको लेकर भी अमित जोगी असहज महसूस कर रहे हैं। विधायकों के विवाद पर इस वक्त जेसीसीजे कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। पार्टी के पुनर्गठन पर भी फैसला होगा। और आपको बता दें कि जब मरवाई का उपचुनाव हो रहा था, उस वक्त कोई भी उम्मीदवार इस पार्टी का नहीं था, क्योंकि तो विधायकों के विवाद पर यह फैसला आज लिया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जोगी कांग्रेस में बगावत दिख रही है। तो आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरें सीधी, जहां पर बैठक चल रही है। कई जो विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अमित जोगी को आप देख पा रहे होंगे। जोगी कांग्रेस की बैठक पर आपत्ति भी है और सरकारी बंगले में बैठक पर आपत्ति है। कुणाल शुक्ला ने आपत्ति जताई है। कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बैठक पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और शुक्ला शिकायत कर चुके हैं इसकी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश जुड़े हुए हैं। अवधेश, जेसीसीजे की ये बैठक चल रही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है और अब इस पर विवाद भी शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए, अजीत जोगी के निधन के बाद इस बैठक को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम माना जा रहा है। इसलिए क्योंकि पार्टी के 2 विधायक जो हैं वो बगावत कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी की आगे वीति और नीति क्या होगी, इन तमाम चीजों का निर्णय जो आज लिया जाएगा। बैठक में 6 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रस्ताव यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। वेणु जोगी और महेश देवांगन 2 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे और संभवतः जब मतगणना होगा तो वेणु जोगी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो मार्गदर्शक मंडल है उसे भंग करके नए सिरे से उसका भी चुनाव किया जाएगा। कोर कमेटी का गठन फिर से किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और अहम निर्णय लिया गया है कि 9 दिसंबर से पार्टी के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा और 9 दिसंबर के बाद अगले 90 दिनों तक 1,11,111 सक्रिय सदस्य बना के एक बड़ी पार्टी का फिर से पुनर्गठन होगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि अजीत जोगी के निधन के बाद जिस तरह से जोगी कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे और मरवाही में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की जो जीत हुई थी और जोगी कांग्रेस ने जो बीजेपी को समर्थन दिया था, उसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। लेकिन पार्टी का भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीजों को तय करने के लिए आज ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाम तक ये बैठक चलेगी। लेकिन अवधेश, कुणाल शुक्ला ने इस बैठक पर आपत्ति जाहिर की है और कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत भी की गई है। तो क्या आपत्ति है कुणाल शुक्ला को इस पर? बैठक से आपत्ति क्यों है? देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला के द्वारा पहले भी इस बाबत शिकायत की जा चुकी है कि शासकीय बंगले में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इस बाबत तो पहले भी शिकायत न केवल कलेक्टर से बल्कि निर्वाचन आयोग में भी वो शिकायत दर्ज करा चुके हैं। आज चूंकि जोगी कांग्रेस की अहम बैठक जारी है, इस पर फिर से एक बार कुणाल शुक्ला ने आज शिकायत की है कि फिर से एक बार शासकीय बंगले में राजनीतिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जो गैर संवैधानिक है। इस तरह की बैठक पर उन्होंने रोक लगाने की मांग की है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि न केवल जोगी कांग्रेस के भविष्य का फैसला होगा, बल्कि
उनके शासकीय निवास में इस तरह के बैठकों और राजनीतिक आयोजनों को लेकर भी कुछ अहम निर्णय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कमरुद्दीन कि आज का दिन जोगी कांग्रेस के भविष्य को तय करने के लिए सबसे अहम दिनों में से एक होगा। अवधेश, हमें याद है कि उपचुनाव से पहले 2 विधायकों ने कांग्रेस का समर्थन किया था और इसमें प्रमोद शर्मा का नाम सबसे आगे, बलौदाबाजार से ये विधायक हैं, इनका नाम सबसे आगे था। कांग्रेस के लिए इन्होंने बढ़ चढ़कर बयानबाजी भी की थी और उनके पाले में दिख रहे थे। तो क्या जो विधायक कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगी? बिल्कुल, देखिए आज के बैठक में इस प्रस्ताव पे भी चर्चा किया जाएगा कि जो 2 विधायक हैं, हालांकि उनके बयानों पे अमित जोगी ने ट्वीट करके कह चुके हैं वो कि उनसे दिल की दूरी ना हो, इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उनका पार्टी में क्या भविष्य होगा, पार्टी के प्रति योगदान क्या होगा, इन तमाम चीजों पे आज चर्चा की जाएगी। लेकिन आज भी प्रमोद शर्मा जो जोगी कांग्रेस के विधायक है बलौदाबाजार से जो आते हैं, उन्होंने आज भी इस बैठक को अनुचित बैठक करार दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमित जोगी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो गैर कानूनी ढंग से या अनुचित ढंग से इस तरह के बैठक का संचालन कर रहे हैं। 20 दिसंबर के बाद, माफ कीजिएगा 20 नवंबर के बाद वो राजधानी आएंगे। वो और देवव्रत सिंह जो एक और विधायक है जोगी कांग्रेस के, वो फिर से बैठक लेंगे और पार्टी की आगामी रणनीति को तय करेंगे। तो आपसे एक चीज समझना चाहूंगा अवधेश, आप बता रहे हैं कि रेणु जोगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ऐसी कौन सी बात अच्छी लग रही है जोगी कांग्रेस को? ऐसा क्या उपलब्धि हासिल कर लिया कि प्रदेश में ज्यादा कमाल कर नहीं पाई, मरवाही का चुनाव लड़ नहीं पाई और अब वो राष्ट्रीय राजनीति करने के लिए उत्साहित है? बिल्कुल, देखिए 2018 के चुनाव से पहले 2016 में जब जोगी कांग्रेस का गठन हुआ, उस समय 2018 के रण में बीएसपी के साथ रणनीति बना के सीपीआई के साथ वो संयुक्त रूप से उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सीटें आई है, वोट का जो परसेंटेज मिला, उससे जोगी कांग्रेस गदगद हुई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में मतलब ये कि राज्य गठन के बाद पहला ऐसा मौका आया जो तीसरे दल ने 7 सीटों के साथ सदन में उन्होंने दस्तक दी और उस वक्त ये तय किया गया है कि पार्टी का जो विस्तार है वो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। लेकिन प्रदेश स्तर पर जो स्थितियां बनी वो सबके सामने है। ऐसे में फिर से एक बार जोगी कांग्रेस की यही कोशिशें है कि इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की जाए कि पार्टी का विस्तार किया जाए। और यही वजह है कि रेणु जोगी को प्रोजेक्ट करके, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करके उन्हें आगामी राजनीति और रणनीति को तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन कई तरह के अटकलें हैं, कई तरह के सवाल है कि जो पार्टी छत्तीसगढ़ में बगले झांक रही है या फिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आज बैठक कर रही है, उस पार्टी का राष्ट्रीय भविष्य क्या होगा, ये आने वाले भविष्य में ही छुपा हुआ है। अवधेश, अगर हम जोगी कांग्रेस पार्टी को देखें तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी एक परिवार केंद्रित पार्टी है। अगर ऋचा जोगी को देखें, बीएसपी से चुनाव लड़ा, रेणु जोगी भी कांग्रेस से चुनाव लड़ी और ये कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, तो ये अगर कैसे बचेगी ये पार्टी की ये परिवार केंद्रित पार्टी नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती जोगी कांग्रेस के सामने यही है कि जोगी कांग्रेस जिस पार्टी के आगे जोगी का सरनेम जुड़ा हुआ, उस पार्टी को कैसे जनमानस के बीच में उतारा जाए, कैसे लोगों के मन में घर किया जाए। क्योंकि पहले से तय था कि अजीत जोगी के साथ ही पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त होगा, लेकिन इसको बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। स्वाभाविक है कि ऋचा जोगी है जो बीएसपी से चुनाव लड़ चुकी है। रेणु जोगी, अजीत जोगी विधानसभा का चुनाव जीत के सदन तक पहुंचे थे, लेकिन अजीत जोगी के निधन के बाद अब फिर से एक बार रेणु जोगी की ताजपोशी करके उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो स्वाभाविक है परिवारवाद, और जिस तरह से जोगी कांग्रेस नाम से ही साफ है कि जोगी की कांग्रेस, तो ऐसे में उनसे और कितने लोग जुड़ेंगे। चुनौतियां कई सारी हैं अवधेश, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आगे आने वाली चुनौतियां कई सारी हैं और देखना होगा कि किस तरीके से संगठन, जो बात हो रही संगठन को मजबूत करने की, कार्यकारिणी की बैठक चली रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप बने रहिएगा अवधेश, आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मरवाही उपचुनाव के बाद से जोगी कांग्रेस में बगावत तेज हो गई है। बलौदाबाजार से जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी को भस्मासुर बताते हुए कहा कि वो पार्टी को पूरी तरह से भस्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी एसी कमरों में बैठकर अमित जोगी तुगलकी फरमान जारी करते हैं।
पार्टी का अस्तित्व इसलिए खत्म हो चुका, ये अमित जोगी एक भस्मासुर है। भस्मासुर राक्षस जैसे कि लोगों को भस्म करने का काम करता था, वैसी अजीत जोगी के इस नए पार्टी को पूरा कनवा को पूरा खत्म करने का काम ये अमित जोगी भस्मासुर राक्षस पूरा कर दिया यहाँ। और अमित जोगी अगर सही रहता, अगर ये नहीं भी रहता, तो छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय पार्टी स्थापित होती। माननीय अजीत जोगी जी के जाने के बाद ये भस्मासुर राक्षस अमित जोगी पूरे पार्टी को सिर्फ अपने दलाली करने के लिए, सिर्फ बेचने के लिए, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ लोगों को कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए सिर्फ बैठा हुआ है। कि अमित जोगी अपना मानसिक संतुलन एकदम पूरी तरीके से खो चुके हैं और पार्टी का निर्णय नहीं है ये। अमित जोगी कमरा में बैठ के, एक बाथरूम में बैठ के कुछ भी तुगलकी फरमान जारी कर देगा और ये समझता है कि पूरे सब मानेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मीडिया वाले को बता दूं, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जाने और कार्यकर्ता जाने कि अमित जोगी कमरा में बैठ के बाथरूम में कोई भी डिसीजन ले लेगा, उसको पूरा छत्तीसगढ़ की जनता नहीं मानेगी। रायपुर के केंद्रीय गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक कमलेश साहू नाम के शख्स ने पहले गला घोंट अपने बच्चों, पत्नी और मां की हत्या की और फिर खुद साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक कमलेश साहू ने पहले साड़ी से गला घोंट अपने बच्चों का गला घोंटा, फिर पत्नी और मां की हत्या की। बताया जा रहा है कि कमलेश साहू बीमार था और डिप्रेशन से गुजर रहा था। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। और किसानों के लिए अच्छी खबर, क्योंकि राज्य सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ा दिया है। अब 90 लाख टन धान खरीदी होगी। राज्य में करीब 22,500 करोड़ रुपए की धान खरीदी होगी। इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी कलेक्टर्स को धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, जितनी ज्यादा धान की खरीदी होगी किसानों के लिए उतना ही अच्छा होगा। इस साल फसल अगर ज्यादा हुई होगी तो 15 क्विंटल तक हमको अगर लेना है, और रजिस्ट्रेशन जितने एकड़ का हुआ है उसको सीधे 15 से गुणा करना है, वो जितने के आसपास आए उसको लेना है। और छत्तीसगढ़ में पेसा कानून, जी हां, पेसा कानून लागू करने की कवायद तेज हो गई है। कानून से जुड़े नियम तय करने के लिए टीएस सिंहदेव लोगों से राय ले रहे हैं। टीएस सिंहदेव आज इसी के लिए कांकेर में हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कानून लागू करने के लिए नियम बनाने की जरूरत है। अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कानून जरूरी है। पेसा कानून के जो नियम बनने हैं छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाए हैं, और हम लोगों का कमिटमेंट भी घोषणा पत्र में इस बाबत था, पार्टी की तरफ से भी था कि पेसा कानून लागू करने के लिए नियम बनाए जाएंगे। तो कंसल्टेशन की बात है, आपसी विचार विमर्श करके और लोगों की राय प्रदेश में लेने की पहल आज कांकेर से प्रारंभ कर रहे हैं, और उसके बाद में वरिष्ठ जनों के साथ अंतिम दौर की बैठकें मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी बातों को, और नियम के रूप में विधानसभा में पारित कर सकें, इस बाबत ये पहल। क्या कुछ और चीजें हैं सर इसमें जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है? इसमें पेसा के कानून को अगर आपने बनाया है और नियम नहीं बनाए हैं तो कानून बिना दांत के हो गया, वो काम नहीं कर सकता। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, उनकी परंपराओं की रक्षा के लिए, उनके रीति रिवाजों से उनके समाज में व्यवस्थाएं चल सकें, उनके जमीनों की रक्षा हो सके, वहां पर जो भी काम होने हैं वो पेसा कानून में ग्राम सभा की सहमति और अनुमति के बाद हो सके। क्या क्या अधिकार ग्राम सभाओं को दिए जा सकते हैं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, इनके संदर्भ में जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने के लिए ये नियम अति आवश्यक हैं। वो नियमों को बनाने की बात है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और प्रदेश में 3 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। सीएम ने सड़क पुनर्निर्माण के लिए 11,024 करोड़ रुपए की मांग भी की है। और अब बात कोरोना की। रायपुर से खबर, जहां पर कोरोना से दहशत में सरकार दिख रही है। प्रदेश सरकार ने हालांकि संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव ने टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। रोकथाम और इलाज की व्यवस्था को
करने के भी निर्देश दिए गए थे। कल ही ये निर्देश मिले थे कोरोना के, और कल कोरोना के जो मरीज थे आपको बता दें 1721 नए मरीज मिले। कल कोरोना से 15 मरीजों की मौत हुई थी। नहीं है, जैसे पहाड़ियों की श्रृंखला होती है और कई उसमें चोटियां होती है पहाड़ों में, तो कोरोना के साथ भी जब तक इस पे पूर्ण नियंत्रण नहीं आ जाता और वैक्सीन के बाद ही उसकी संभावना दिख रही है, तो ये उतार चढ़ाव हम देखते रहेंगे। चोटियां आएंगी, फिर हम उतरेंगे, फिर कोरोना बढ़ सकता है। ये क्रम आने वाले महीनों में देखने को हमको मिल सकता है और एहतियात बरतना, सावधानी बरतना ही एकमात्र रास्ता है। 30,000 के आसपास टेस्टिंग होनी चाहिए, कुछ कम कुछ ज्यादा। निश्चित रूप से अभी तक भी जो हुआ है इसका एक प्रमुख कारण ये है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश के बाद भी लोगों ने ये ग्रहण नहीं किया है कि वाकई में एक गंभीर बीमारी है। एक सर्दी खांसी के तौर पे अगर हम इसको लेंगे तो कोई न कोई हमारे बीच का हम व्यक्ति को खो सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं बीजापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। विस्फोटक के साथ एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है। जिला बल और सीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया। नक्सली के पास से 15 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। अन्य विस्फोटक सामान भी जब्त किए गए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी हुई। उसूर थाना क्षेत्र के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर एक नक्सली विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुआ है। जिला बल और सीआरपीएफ ने गिरफ्तार किया है। नक्सली के पास से 15 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, विस्फोटक है, ये डेटोनेटर है। अन्य विस्फोटक सामान भी जब्त किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी हुई है, यानी जो हमारे जवान हैं वो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हैं। मुकेश, क्या है ताजा जानकारी आपके पास, क्या अपडेट? जी देखिए कमरुद्दीन, एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत जिला बल और सीआरपीएफ के जवान जो है उसूर थाना क्षेत्र से टेक मेटला के ओरसापारा का जो इलाका है, जंगलों का जो इलाका है, इस तरफ काग छानने को निकले हुए थे एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए। इसी दौरान जो है एक माओवादी गिरफ्तार हुआ, जिसके थैले से जो है भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद हुए हैं। ये जो माओवादी है इसका नाम जो है मुचाकी मूड़ा बताया जा रहा है। और इस गिरफ्तार माओवादी के पास से 15 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, कैमरा फ्लैश, स्विच, स्प्लिंटर, जिसकी मात्रा करीब 2 किलोग्राम बताई जा रही है, और इंजेक्शन निडल सिरिंज जो कि प्रेशर आईडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही कई पटाखे ये बरामद किए गए हैं, और साथ ही लाल रंग का बैनर, ये तमाम चीजें रिकवर कर ली गई हैं। और जो गिरफ्तार माओवादी है इस पर विस्फोटक अधिनियम के तहत जो है मामला पंजीबद्ध कर इसे जेल दाखिल करवा दिया गया है। जी कमरुद्दीन। बिल्कुल मुकेश, तो लग रहा है कि जो नक्सली हैं वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगातार ऐसी कामयाबी मिल रही है जो काबिले तारीफ भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। खबर कांकेर से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास निर्माण का निरीक्षण कर कार में देरी होने पर नाराजगी जाहिर की और बाईपास पर पुल पुलिया समेत दूसरे निर्माण कार्यों को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। बाईपास पर निर्माण कार्य 2 सालों से अधूरे पड़े हैं, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया है और अब इसके काम में तेजी आनी जरूरी है। बीजापुर के उसूर थाना इलाके में हुए कथित पुलिस नक्सली की न्यायिक जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए मुठभेड़ के साक्ष्य मांगे गए हैं। भोपालपट्टनम एसडीएम के पास साक्ष्य दिए जा सकेंगे। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक कथित नक्सली को मार गिराया था। और खबर रायपुर से, जहां पर छठ पूजा को लेकर महादेव घाट में तैयारियां जोरों पर हैं। घाट की साफ सफाई की जा रही है। छठ पूजा के चलते नदी में पानी छोड़ा जाएगा। छठ पूजा आयोजन समिति के मुताबिक छठ पूजा के विरति के साथ केवल एक व्यक्ति को पूजा स्थल में आने की अनुमति दी जाएगी।
सूर्य उपासना के सबसे बड़े पर्व छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय इस पर्व को लेकर खासतौर पर अगर हम बात करें तो उत्साह रहता है और इसको लेकर अगर बात करें तो राजधानी रायपुर के महादेव घाट में भी तैयारियां जोरों शोरों से है। हालांकि अगर हम बात करें तो हर साल जिस तरह की तैयारियां होती हैं उससे थोड़ी सी तैयारियां सुस्त दिखाई दे रही है, माहौल भी थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है। लेकिन छठ पर्व का जो आयोजन करते हैं समिति के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से गंदगी पसरी हुई है एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी है। निगम अपनी तरफ से सफाई करवा ही रहा है, लेकिन छठ समिति का कहना है कि वो भी अपनी तरफ से सफाई करवा रहे हैं। छठ पर्व की आज से शुरुआत हो गई है, किस तरह से? जी, आज से नहाए खाए पर्व का शुरुआत होता है आज के दिन से, और ये 20 तारीख की शाम को पहला सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। 19 तारीख की रात्रि से हमारे यहाँ जो महिलाएं जो व्रती होती हैं वो उपवास धारण करती हैं, और 21 तारीख की सुबह तक के उनका उपवास रहेगा। कि यहाँ पे जो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं तो सिर्फ पूजा करने वाले आएंगे, उनके घर से जो भी सदस्य होंगे वो आएंगे, और डिस्टेंस को कोविड के नियम के अनुसार मानते हुए मास्क के लिए कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, तमाम तरह की चीजें कैसे व्यवस्था करेगी आयोजन समिति? सोशल डिस्टेंसिंग और हम लोग समिति की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, और दूरी बना करके रहना है, और कम लोगों के यहाँ पे हम लोग भीड़ भाड़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए कि भीड़ कम करने के लिए हम लोग हर मीडिया से लेकर के हम लोग भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं करना है। शासन ने भी अपनी तरफ से जो है वो नियम कई बनाए हैं। कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की जिसके मुताबिक मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि आयोजन समिति जो है वो भीड़ ज्यादा न बढ़ाए, कोशिश ये हो कि भीड़ कम हो, और साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी जो है वो आयोजन समिति की होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोगों से भी अपील की गई है कि छठ पूजा के स्नान को लेकर बहुत गहराई तक न जाए, और ऐसे लोग जिन्हें जरा भी ऐसा लगता है कि कोई भी सिम्टम है या हल्की सर्दी खांसी बुखार भी है वो भी इस आयोजन की जो स्थल है वहां पर न पहुंच पाए। सावधानी जरूरी है। जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और फिर से ठंड में इसकी जो एक तरह से कहें कि तीव्रता बढ़ी है और ये एक तरह से जानलेवा साबित हो रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आस्था अपनी जगह है लेकिन वैज्ञानिक सोच भी रखना जरूरी है। पूजा के साथ में संयम भी बहुत जरूरी है, और यही उम्मीद जो है प्रशासन भी कर रहा है, और इसके साथ ही तमाम जो छठ समिति के जो लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि इनका पालन किया जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। खबर बेमित्रा से, जहां दीपावली के बाद यदुवंशियों का मातर और मड़ई मेले का लगातार हर गांव में आयोजन हो रहा है। मेले में ग्रामीण अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।